Hello everybody, my name is Dr. Abhinav Singh. I welcome you all to the India's largest learning platform Unacademy with me in my NCERT class या यूं कहूं कि आपकी अपनी NCERT मॉड्यूल क्लास जिसमें हम अभी मनी के बारे में, मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टोटल जो NCERT में जो पोर्शंस आपके हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बेटा इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो काफी रिलेवेंट है, तो थोड़ा बुक से आप कंसल्ट जरूर करोगे, चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे। सेंस क्या है कि तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे बता सकता हूँ, यहाँ मैं आपको चीजों को समझा सकता हूँ, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी को खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाएगा। और एक बार आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो साइमल्टेनियसली जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप उसको यहाँ पर मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो ज्यादा आपको बढ़िया उसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मनी एंड वी हैव डिस्कस सो फॉर द कंसेप्ट ऑफ मनी, राइट? कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, या अब मनी का भी इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि हमारे पास ऐसी कोई कमोडिटी, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पीस या पेपर या थिंग नहीं थी जिससे कि हम जो है जिस जो मर्जी वो खरीद सकें, या जो मर्जी हम बेचें और उसके बदले में वो चीज ले सकें। यानी वाइडली एक्सेप्टेबल ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। दैट्स वाई जो मनी का बेसिक फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन आप कह सकते हो, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमने देखा था। एफ डब्ल्यू वॉल्कर के बारे में पढ़ा था, इन्होंने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज, और इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चीजें आपको बताई थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने बताया था, अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में रुपया है। तो ये क्या है कि एज लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस हैं, राइट? फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में देखा था कि पहले कौन सी मनी थी। कमोडिटी मनी से हमने स्टार्ट किया, कमोडिटी मनी से फिर हम आए किस पर, मेटल्स पे आए, मेटल के बाद एलॉइस पर आए, एलॉइस के बाद पेपर पे आए, पेपर के बाद प्लास्टिक पे आए, बैंक मनी पे आए, और उसके बाद अब तो ई मनी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक या क्रिप्टो करेंसी की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े हमने वहां पर देखे थे। होप सो आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। फिर हमने देखा था कि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आज की डेट में आप देख रहे हो, जो भी अपने इर्द गिर्द चीजें आप देख रहे हो, जो भी उसका एवोल्यूशन कह लो, उसका डेवलपमेंट कह लो, उसका जो मेन फैक्टर था वो क्या था यहाँ पर, मनी था। क्योंकि मनी एवोल्यूशन में आता है तो ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो मार्केट बनी, मार्केट बनी तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाया तभी तो हमारी जीडीपी बड़ी बड़ी बनी। अमेरिका की जीडीपी, चाइना की जीडीपी, जो भी ये सब है, मतलब दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका कहीं ना कहीं रीजन ये मनी का एवोल्यूशन भी रहा है। उसके बाद हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देखे थे। रेस्ट बेटा उसके सम अदर फंक्शंस और ऑल्सो मनी की अगर हम बात करें, से स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स होता है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है? तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह लो या ऐसी चीज कह लो जिसके थ्रू आप अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो, अर्लियर विच वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि आपको स्टोर करने के लिए, जैसे बार्टर सिस्टम की आप बात कर लो या मनी के पहले के टाइम की अगर आप बात कर लो, तो वहां पर मेन प्रॉब्लम क्या थी कि डियर अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करके रखनी है तो वो कमोडिटी में आप रखते थे, ठीक है? कमोडिटीज में आप उसको स्टोर करके रखते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने गेहूं स्टोर करके रख लिया, अब भाई स्टोरेज कॉस्ट होती है। अगर गेहूं है, मौसम बदल गया, घुन लग गए, पानी आ गया, सड़ गया, तो उसका क्या, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई। और जो ये कमोडिटीज की वैल्यू होती है ये टाइम टू टाइम डिफर करती है। तो ऐसा कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं थी जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। इस नाते हम पहले के टाइम में वैल्यू स्टोर करके फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके, वैल्यू स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते थे। जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया किसने, एवोल्यूशन ऑफ मनी ने। नाउ वी कैन एक्यूमुलेट वेल्थ, नाउ वी कैन सेव मच मनी for consumption purpose, for investment purpose. Now we can do it easily by the help of money, because money has made all the things possible, ठीक है? तो स्टोर ऑफ वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, और उसको यूज भी कर सकते हैं फ्यूचर में विदाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट इन द लॉस ऑफ, यू में से लॉस इन द वैल्यू, ठीक है? दूसरा क्या था, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी गाड़ी कितने की है, आप आसानी से कह दोगे सर 5 लाख की है। या मैं कहूं कि आपके हाथ में जो बिस्किट है वो कितने का, आप कह दोगे सर 10 रुपए का है। लेकिन अगर मैं मनी ना होती और इसमें आपसे पूछता कि भाई आपकी गाड़ी कितने की, हो सकता है आपने घोड़े बेच के गाड़ी लिया हो, तो आप कहते 10 घोड़े के बराबर की गाड़ी है मेरी, ठीक है?
सांड बेच के गाड़ी लिया हो तो आप कहते हैं कि सांड के बराबर की मेरी गाड़ी है। या इस तरीके की जो भी लाइव स्टॉक हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, डायमंड्स हो गया, मेटल हो गया, लोहा हो गया, उसमें आप इसको रिप्रेजेंट करते ना, तो कॉमन यूनिट नहीं होती। मेजरमेंट किसी भी चीज का बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता, क्योंकि मेजरमेंट जब कमोडिटीज में हम करते हैं तो वहां कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे जिस कमोडिटी में हम उसको मेजर कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है। गोल्ड की ज्यादा यूटिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू आयरन, अगर देखा जाए तो इस नाते उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या था कि हम मेजरमेंट किसी भी चीज का नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर चीज का यूनिट अलग अलग होता है। कुछ चीजें पीस में होती हैं, कुछ चीजें मीटर में होती हैं, कुछ चीजें लीटर में होती हैं। तो मेजर कैसे करेंगे सारी चीजों को, वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व किया किसने, मनी में। आज की डेट में हम कोई भी चीज हो उसको मनी में नाप सकते हैं, उसकी वैल्यू को मनी में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस मार्कर इन माई हैंड, and if you ask me about the price of this pen या marker, I would say 50 rupees. Means I can easily evaluate the price of this marker in the terms of money, and that's the only thing which made possible due to the advent या due to the evolution of money. होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, बेटा डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी पेमेंट जो हम फ्यूचर में करते हैं, या कोई भी पेमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करते हो किसी के लिए, तो आप जॉब एग्रीमेंट साइन करते हो कि सर ये जॉब एग्रीमेंट है, 8 घंटे की मेरी जॉब है, उसके बाद पर मंथ इस डेट को मेरी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो इतने रुपए होगी, ठीक है, वो इतने रुपए होगी। लेकिन क्या अगर मनी ना होता तो ऐसा आप कर सकते थे? नहीं। कितने चेयर्स, कितने टेबल्स, कितने घोड़े, कितने हाथी आपको 1 महीने बाद मिलेंगे, आपको इस तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ता। लेकिन मनी ने इस प्रॉब्लम को भी यहां सॉल्व किया, और जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया फ्यूचर पेमेंट्स का। नाउ यू कैन मेक फ्यूचर पेमेंट्स वेरी इजिली बाय द हेल्प ऑफ मनी। So this was the basic fundamental functions of, you may say, money. तो मनी में हमने क्या देखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हो, या स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स। ये 4-5 इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। कभी कभी इनसे सवाल आपसे पूछ लेता है, या प्री की बात करें तो कभी कभी कुछ चीजें आ जाती हैं, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस, व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन, या व्हाट आर द कॉन्टिंजेंट फंक्शंस भी आप सुनते हो। तो इन डेप्थ अभी नहीं जा रहा हूं। कॉन्टिजेंट फंक्शन में जैसे कि ऐसे काम जो कि मौके पर मनी के वजह से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम वी डू इन द टर्म्स ऑफ मनी, या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो हम कर लेते हैं, तो उसको हम किस पार्ट में डालते हैं, कॉन्टिजेंट फंक्शंस में डालते हैं। होप सो डियर यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक्सचेंज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि दुनिया में मनी की जरूरत क्यों पड़ी, या दुनिया में मनी का जन्म जो हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि इसने क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की, तो हम हमारे पास तो ये आंसर है कि क्यों हुआ। लेकिन पहले की कंडीशन रही क्या है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेटा, इकोनॉमी जो दुनिया में बनी ना, दुनिया में जो इकोनॉमी का इवेल्युएशन, आप कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो क्यों हुआ, कब से हुआ, जब से दुनिया में एक्सचेंज शुरू हुआ। एक्सचेंज हुआ तो डियर दुनिया में इकोनॉमी बनती है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस ना शुरू हुआ था कभी दुनिया में, तो कभी दुनिया में इकोनॉमी इवॉल्व नहीं हुई होती। तो ये बेसिक सी बात है, क्योंकि बेटा एक्सचेंज होता है तभी मार्केट बनती है, मार्केट बनेगी तभी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, और इकोनॉमी डेवलप होगी तभी ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर होंगे, और आप इकोनॉमी के बारे में देखते हो, आप अपनी पैसे वैसे कमाते हो उससे जुड़ के। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जो सारी कहानी शुरू होती है वो कहाँ से होती है, एक्सचेंज से। ठीक है, तो एक्सचेंज यहाँ पर 2 टाइप के होते थे, एक होता था नो क्विड प्रो क्यू, और एक होता है क्विड प्रो क्यू। बेटा ये एक फ्रेज है, क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। आई एम राइटिंग हियर, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर नो क्विड प्रो का मतलब क्या है कि आप कुछ दे रहे हो जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एक तरीके से डोनेशन हो गया। आप एग्जांपल ले सकते हो, डोनेशन हो गया, तो डोनेशन देने के बदले में आपको कुछ मिला क्या, नहीं मिलता है।
आपने डोनेट किया कोई पैसा, कोई अमाउंट या कोई भी चीज, उसके बदले में आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि सामने वाला तुरंत कोई ट्रांजेक्शन आपसे करेगा। ठीक है। या किसी की आप हेल्प करते हो या किसी को ग्रांट देते हो, तो इस तरीके के कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, बाइलेटरल नहीं होता है, द्विपक्षीय नहीं होता है, दोनों तरफ से वो नहीं होता। तो इस तरीके की इकोनॉमी जो पहले हुआ करती थी उसको हम कहते थे गिफ्ट इकोनॉमी। ठीक है। आज की डेट में जैसे आप गांव में देख लो, या मेरे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा शायद अभी ना हो रहा हो, बहुत सारे गांव है। तो मेरे टाइम पे क्या होता था कि उस समय कैटरिंग हाउसेस, टेंट हाउस वगैरह नहीं होता था, तो गांव में किसी के यहाँ कोई फंक्शन पड़ता था तो लोग अपने घरों से खाट वगैरह ले जाके वहां पहुंचाते थे, बर्तन उनके यहाँ पहुंचाते थे जिनके यहाँ फंक्शन है। और वो क्या होता था कि एक तरीके से गांव की दो उसमें मुद्दे होते थे कि पहला तो गांव की इज्जत का सवाल है, दूसरा क्या होता था कि आज हम उनकी हेल्प करेंगे तो इन फ्यूचर हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ेगा तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। और इस तरीके से ये इकोनॉमी चलती थी, जिसको हम कहते थे गिफ्ट इकोनॉमी। जैसे आप पहले के टाइम का एक अंदाजा लगा लो कि जब इस दुनिया में जंगली लोग होते थे, जंगल में इंसान रहता था, और वो क्या करते थे कि उनके कबीले होते थे, शिकार उनका स्टेपल फूड था, शिकार करके खाना खाना। ठीक है। मतलब एक तरीके से वो शिकार करके लाते थे कोई जानवर और फिर मिल बांट के खाते थे। अब मान लो शिकार ऐसी चीज होती है जो जिसका होना ना होना बहुत ही अनसर्टेन होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो एक कबीले ने शिकार कर लिया किसी बड़े जानवर का, ठीक है, उनके कबीले के लोगों का पेट भर गया, सामने एक कबीला और है पड़ोस में, उनको कोई शिकार नहीं मिला, तो वहां पर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता था कि हम चलो इस बार तुमसे शेयर कर दे रहे हैं, कल हो सकता है कि हम ना शिकार कर पाए, अगर तुम करके लाओ तो एक्सपेक्टेशन ये कि तुम भी हमारी हेल्प करोगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होता है, आप कहते हो बाइंडिंग नहीं होती है कि अगर आपको कोई चीज कोई दे रहा है तो उसके बदले में आपको कोई चीज उसको रिटर्न करनी होगी, ऐसा कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं नो समथिंग फॉर समथिंग, नो क्विड प्रो क्यू। एंड इफ यू लुक एट द क्विड प्रो क्यू सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप कुछ देते हो तो उसके बदले भी आपको कुछ मिलता है, यानी इमीडिएट एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब बाई और सेल। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इमीडिएट एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है। तो इमीडिएट एक्सचेंज का जब कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, क्योंकि दुनिया में जब आबादी बढ़ी तो उनकी जरूरतें भी बढ़ी, अब उनको चीजें चाहिए थी, रेगुलर वे में चाहिए थी, तुरंत चाहिए थी, तो दो तरीके के सिस्टम इवॉल्व होते हैं। एक होता है बार्टर इकोनॉमी और दूसरा होता है मॉनिटरी इकोनॉमी। तो अंडर द बार्टर इकोनॉमी आपको पता है कि एक सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पर बार्टर इकोनॉमी में आप कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है। जिसको आप कहते हो सी टू सी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी। इसमें आप कोई भी चीज देते हो तो उसके बदले आपको कोई चीज मिलती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अभी जो आपके देश दुनिया में इकोनॉमी आपको दिखती है वो मॉनेटरी इकोनॉमी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मनी टू कमोडिटी इकोनॉमी। कोई भी कमोडिटी खरीदो बेचो तो उसके बदले में जो भी एक्सचेंज होता है वो किसके बदले में होता है, मनी के टर्म्स में होता है, मनी के बदले में यहाँ पर होता है। बार्टर की बात करें तो गांव में अभी भी ये प्रिवलिंग है। जैसे आपको मे बी याद हो या ना याद हो, जब भी आप गांव में जाते थे तो अनाज के बदले आइसक्रीम मिलती थी, अनाज के बदले कोई कमोडिटी आप खरीद लेते थे। मुझे कमेंट सेक्शन में वो सारे लोग बताएंगे जिनके यहाँ पहले ये सिस्टम था, या जिन्होंने ये सिस्टम देखा है, या अभी भी जिनके यहाँ ये सिस्टम है। ठीक है। जो भी गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो मेरे को जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ के बच्चे मेरे से जुड़े हैं और कहाँ कहाँ अभी भी ये सिस्टम प्रेवलिंग है। राइट। तो बेटा गिफ्ट इकोनॉमी में क्या था, यहाँ पर एक गिफ्ट कल्चर होता है, जिसके में क्या होता है कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक गिफ्ट के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पर कोई भी क्विड प्रो क्यू नहीं होता है कि भाई अगर हम ये दे रहे हैं तो आप अभी ये तुरंत हमें ये चाहिए, या ऐसे कोई कंडीशन नहीं होती है। ये एक सोच की बात होती है कि अगर हम हेल्प करेंगे तो हमारी भी कोई हेल्प करेगा। ठीक है। बट अंडर दीज टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज अ इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, एंड व्हाट यू कॉल क्विड प्रो क्यू। इज इट क्लियर? बेटा यहाँ तक मैं मुझे लग रहा है कि मैं आपको चीजें समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बाद में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन इज योर्स। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो पुराने समय में कमोडिटी के बदले हम कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक बंदा मटका दे रहा, दूसरा बंदा शेर मार के दे रहा है। right? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई दोनों की जरूरतें हैं। इनको हो सकता है कि शिकार नहीं मिला हो, और इनको हो सकता है कि इनको पानी भरना हो तो इनको मटका चाहिए था। तो यहां पर क्या होता है कि बेटा एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है जिसको आप कहते हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेट मी हाईलाइट इट। व्हाट यू कॉल डबल
कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसको आप हिंदी में कहते हो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, मान लेते हैं। मिस्टर ए इज अ फार्मर एंड ही हैज अ कमोडिटी, यू में से वीट है, इनके पास गेहूं है। मिस्टर बी इज अ डॉक्टर और प्रोफेशनल और वैद्य जी, जिनके पास क्या है, मेडिसिन है। ठीक है। मिस्टर ए जाते हैं मिस्टर बी के पास कि डॉक्टर साहब या वैद्य जी, हमें ये प्रॉब्लम है और इसको आप देख लीजिए, आप दवाइयां मुझे दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको गेहूं दे दूंगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बी को जो चाहिए ना, बी को चाहिए क्या, बी को यहाँ पे चाहिए वेजिटेबल्स या दूसरी चीज मान लेते हैं राइस चाहिए। उसके पास गेहूं भरा पड़ा है क्योंकि गेहूं के कटाई का सीजन था, सारे उसके यहाँ गेहूं पहुंचा रहे थे। बट व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट, राइस हियर। तो अब इसको तो चावल चाहिए ना, तो इनसे ट्रांजैक्शन वो क्यों करेगा, ये वो बंदा खोजेगा जिसको दवाइयों के बदले में चावल इसको दे दे, ये उस बंदे की तलाश करेगा। और ये वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, मे बी वो सी के पास चला जाए, वो कोई किसी और के पास जाएगा जिस जो गेहूं के बदले में उसको दवाइयां दे दे। तो यहां पर जब तक मैच नहीं होता था, जब तक मैच नहीं होता था ये वांट का वांट्स एक दूसरे की, कि आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास होनी चाहिए या सामने वाले को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, तब तक ट्रांजैक्शन वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इट इज, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है ना, इज इट सो सिंपल एज इट सीम, जितना देखने में आसान लग रहा, क्या इतना आसान था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो बायर को सेलर को खोजना पड़ता था और सेलर को बायर को खोजना पड़ता था यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता था कि इसका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का अगर हम लिटरल मीन्स की बात करें, ये तो कॉन्सेप्ट था, उसका मतलब क्या होता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजिशन ऑफ सच कमोडिटीज विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो दोनों इंडिविजुअल के पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको वो चाहते हो एक्सचेंज करना, तभी ये पॉसिबल होता था। दैट्स वाई यहाँ सबसे बड़ी जो बेसिक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, वो ये प्रिंसिपल ही था। और इसी प्रिंसिपल पे ये बार्टर सिस्टम यहाँ पर काम करता था। होप सो बेटा आपको यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। लेट्स मूव ऑन विद द डिस्कशन। तो डिमेरिट्स क्या थे कुछ बार्टर सिस्टम की, वो देख लेते हैं, जिसके नाते मनी का इवोल्यूशन होता है। पहला क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं थी, जिसको जो चाहिए था उसके लिए वो खरीदार खरीदार जो है वो जो है वो बेचने वाला जो है उसको ढूंढना पड़ता था, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पर अपनी जरूरतों को मैच कराना पड़ता था, तो काफी सर्च करना पड़ता था चीजों को। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू थी ही नहीं। अब भाई मान लो मेडिसिन है, कोई डॉक्टर है, उसके पास मेडिसिन है, तो भाई वो जो मेडिसिन है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप आज की डेट में आपसे किसी दवा का दाम पूछे, आप आराम से बता दोगे कि वो कितने की है। फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर, तो रेमडेसिविर आप आराम से बता सकते हो कि इसका प्राइस 2500 रुपए है, जो 40,000 में बेच रहा है वो आपको लूट रहा है, उससे आप ना खरीदें, ब्लैक का वो है। ठीक है, आप सिंपल से बता सकते हो उसको। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा पॉसिबल था, कोई कहता कि हॉर्सेस में, कोई कहता एलिफेंट्स में, कोई कहता वीट में, कोई कहता राइस में। ठीक है, जिसके पास जो होता उसमें सामने वाले की चीजों को वैल्यू करने की कोशिश करता, और सामने वाला भी इन चीजों को अपनी चीजों के बदले में कितना ट्रांजैक्शन होगा उसकी वैल्यूएशन लगाता। तो यहाँ पर भाई अब सिंपल सी बात है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो उसके लिए तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या था, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कोई आपके लिए काम कर रहा है, उसको आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद कितना पेमेंट करोगे, ये कैसे डिफाइन होगा। आपने कह दिया गेहूं के सीजन में कि भाई मैं तुम्हें जो है इतना गेहूं मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, लेकिन गेहूं का जब कटाई का सीजन होता है तो गेहूं का रेट कुछ और होता है। और जब कटाई की सीजन के बाद जब एक बार सरप्लस हो जाता है, उसके बाद की बात करें, ठीक है, अगले मतलब साल में फिर जब गेहूं के बुआई तक के टाइम की बात करें, तो गेहूं का दाम कुछ और होता है। 1,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक या 3,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच जाता है। तो टाइम टू टाइम उसका वैल्यू भी तो यहाँ पर डिफर करता रहता है। इस नाते यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट में भी बड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, क्योंकि हर चीज की जो कमोडिटीज की वैल्यू है टाइम टू टाइम यहाँ पर डिफर करती है। दूसरा क्या था, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को स्टोर कैसे करोगे। आप मान लो बकरी पालने वाले हो,
और आपको कोई भी पेमेंट करना है तो यू वुड नीड बकरी। अपने घरों में बकरियां रखो, इंसान बाहर निकाल दो, फिर उनके लिए अलग से जगह बनाओ, फिर उनकी रखवाली के लिए कुत्ते पालो या कुछ व्यवस्था करो, बाड़ा लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी ये प्रॉब्लम थी, स्टोर नहीं कर सकते थे, फ्यूचर का पेमेंट नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते थे, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वाज आल्सो वेरी मच नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह आज की डेट में आप यूपीआई करके पैसे ट्रांसफर कर लेते हो, जिसको आप कहते हो बैंक मनी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंट्री चेंज हो गई एक तरीके से। आप स्वाइप करके चले आते हो, कार्ड ऑफ पेमेंट हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो जाता है, लेकिन अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल। आप गोवा में हो, मैं बनारस में हूं, मुझे आपको पैसे वहां पर ट्रांसफर करने हैं, तो ये पॉसिबल अब है, पहले नहीं था। मैं आपको गेहूं यहां से 4-5 बैलगाड़ी लदवा के फिर मैं गोवा भिजवाऊंगा, तब जाके आपको एक तरीके से कमोडिटी मिल पाएगी। तो कमोडिटी वाली सिचुएशन में दूर दराज तक जो है वैल्यू का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था, या 1% से 2% पॉसिबल नहीं था, बहुत ही प्रॉब्लम थी। और ये सिस्टम उस समय का है जब चीजें, लोगों की जरूरतें बहुत कम होती थी। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर इंसान नहीं सोचता था, उसको केवल सर्वाइवल के लिए चीजें चाहिए थी। उतना एक्सपेंशन का उसका दिमाग नहीं था, उसने दुनिया देखी नहीं थी, घूमी नहीं थी, एक बंदा दूसरी जगह जाता नहीं था, कबीले में लोग रहते थे, तो बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था। गांव में भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी ये सिस्टम है। या यूं कहें कि जब भी जैसे अभी आपने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला में 2018 में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आई, जब मनी की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है, उनकी जो करेंसी है, मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे वेनेजुएला की करेंसी क्या है, ठीक है, या जाने तो मैं बता दे रहा हूँ, बॉलीवर। बॉलीवर की वैल्यू जीरो ऑलमोस्ट हो गई थी, तो वहां भी बार्टर सिस्टम अप्लाई हो गया था, लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान ले रहे थे। इसी तरीके से जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बनी थी, तो वहां भी ऐसा हुआ था, बार्टर सिस्टम अप्लाई हो गया था। तो ये पेकुलर सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर बार्टर सिस्टम को हम अप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन मनी इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम। सो देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम मतलब सबसे बड़ी समस्या बार्टर सिस्टम में क्या थी, यहाँ पर जो एक्ट ऑफ सेल और परचेज है वो इक्वल वैल्यू का होना चाहिए। ठीक है, 6 घोड़े बराबर एक रेमडेसिविर। ठीक है, एक रेमडेसिविर, क्योंकि भाई इस समय कोविड की सिचुएशन है, जान बचाना इंपॉर्टेंट है, तो मान लो ये किसी ने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी। अब घोड़े हैं, हाथी हैं, गधे हैं, या आप भाई कम्युनिटी या लाइव स्टॉक की जब बात करोगे, तो यहाँ पर आप किस तरीके से इस चीज को डिफाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, ये जो भी सेल और परचेज है वो एक समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आज की डेट में मान लो आपने कुछ बेचा, आपके पास पैसे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे का अभी आपको इस्तेमाल करना है। यू कैन कीप दैट मनी टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, टू स्पेंड इन द फ्यूचर, देयर आर ऑप्शंस फॉर यू, बट अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम आपको खरीदना भी होता था, आपको बेचना भी होता था। तो दिस वाज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ द बार्टर सिस्टम, दैट्स व्हाई मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। होप सो बेटा मैं आपको यहां तक चीजें यहां पर समझा पाया हूंगा। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ मनी। बेटा इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मनी, देयर आर द 4 बेसिक फॉर्म्स व्हिच आर गिवन इन द योर एनसीईआरटी सिलेबस। फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी, ठीक है, ये ऐसी मनी आप कह लो जिसको गवर्नमेंट या आरबीआई या सेंट्रल बैंक अपनी रिकॉग्नाइजेशन दे दे, और जिसको लोग ये कंपेल हो कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होता है। तो जिसकी गारंटी भारत सरकार ले या जिसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले, जैसे हर आरबीआई के नोट पे आप देखते हो एक लीजेंड लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं या अदा करने का वचन देता हूं, नीचे गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से लीजेंड है। लीजेंड में गवर्नर आरबीआई का जो है उसने ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने गारंटी ली है। और आप अगर आपको कोई नोट दे रहा है 500 रुपए का, अगर आप उसको डिनाई कर दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से भारत को डिनाई कर रहे हो, भारत की व्यवस्था को डिनाई कर रहे हो, तो यहाँ देशद्रोह का मुकदमा आप पे हो सकता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, फिएट मनी की बात करें, हम फिएट मनी की बात करें या लीगल टेंडर मनी की बात करें, तो जितने भी नोट्स और क्वाइंस अपने अगल बगल आप देखते हो जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट या पेमेंट ऑफ डेट में यूज किया जाता है,
और जिसको कोई ना कोई मॉनेटरी अथॉरिटी देश की इशू करती है, जैसे आपके देश में मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करें तो इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी है किसी और देश में, तो अलग अलग देशों में अलग अलग मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, नॉर्मली ये काम सेंट्रल बैंक ही करती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, फिड्यूसरी मनी। यहाँ पर कोई आप कह सकते कॉम्प्लियंस नहीं है कि भाई आपको अगर कोई दे रहा है मनी के रूप में, फिड्यूसरी मनी दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ही करो। एक्सेप्टेंस, ठीक है। और रिजेक्शन जो होता है किसी भी चीज का, इस केस में मनी का जो रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस होता है, वो किस बेसिस पर होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर होता है। आपको कोई क्रेडिट कार्ड दे, आप कह दो सर आपका क्रेडिट कार्ड हमें नहीं चाहिए, हमें कैश में पैसे चाहिए, तो वो ये नहीं कंपेल कर सकता नहीं सर आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। आपको कोई डेबिट कार्ड दे तो आप उसको भी डिनाई कर सकते हो। आपको कोई चेक दे, डिमांड ड्राफ्ट दे, पे ऑर्डर दे, कुछ भी ऐसा दे, आप उसको डिनाई कर सकते हो। मेरे अकाउंट में एक ढेला नहीं है, लेकिन मैंने आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया, 1 साल बाद आपको वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे तो वापस कर देना, रखना नहीं अपने पास। ठीक है। तो आपको 1 करोड़ रुपए साल भर बाद आपके अकाउंट में आपको मिल जाएंगे जब आप वो चेक अपनी बैंक में प्रेजेंट करोगे। ये आपका मेरे पे ट्रस्ट है कि अगर सर मेरे को चेक दे रहे हैं तो ये बाउंस नहीं होगा। आप वो चाहो तो वो डिनाई कर दो। तो ऐसी मनी जिसको लेने के लिए कोई भी यहाँ पर बाध्यता ना हो और जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करे दोनों पार्टियों के, उसको हम कहते हैं फिड्यूसरी मनी। ठीक है। तो जितने भी और तरीके की मनी जनरेटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम है आप देखोगे, वो नॉर्मली क्या होते हैं, फिड्यूसरी मनी के कैटेगरी में आते हैं। एक और कैटेगरी बनती है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। बेटा फुल बॉडीड मनी, दो तरीके की वैल्यू आप देखते हो इसके बारे में। एक तो मान लो, जैसे मान लो ये सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। अब ये सिक्का, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना लूं इसको। माई ड्राइंग इज सो पुअर, सो आई बेग यू पार्डन ऑन दिस। ठीक है। ये सिक्का है। अब ये बना किससे है, मेटल से बना है। बेटा जिस मेटल से बना है तो इस मेटल की वैल्यू होगी जिसको आप क्या बोलते हो, कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू। ठीक है। और ये जो 1 रुपए इस पर लिखा हुआ है, ये वैल्यू इसकी क्या दिखा रहा है, ये इसकी दिखा रहा है फेस वैल्यू। ठीक है। एक होता है कमोडिटी वैल्यू और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, फेस वैल्यू। राइट। जो लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू और जिससे बना हुआ है वो कमोडिटी वैल्यू। तो बेटा मनी वैल्यू या फेस वैल्यू जब कमोडिटी वैल्यू के इक्वल हो जिस केस में, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1 रुपए का चांदी का सिक्का विक्टोरिया जारी किया जाता था और इसकी कीमत होती थी 1 रुपए के सिल्वर के बराबर। यानी जो सिक्के का भार है, जिस मेटल का जो दाम, जो मेटल का दाम है, वही उस पर लिखा भी हुआ है। एट द टाइम ऑफ इशुएंस होता है, बाद में क्या होता है कि हाथों हाथ जाता है तो उसकी कुछ वैल्यू जाहिर सी बात है डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा उसमें घिसावट होगी, घिसावट के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ दैट करेंसी या दैट पेनी या दैट यू कैन से क्वाइन, उसकी वैल्यू, उसकी मेटल की वैल्यू बराबर जब होती थी तो उसको हम कहते थे फुल बॉडीड मनी। ठीक है। रिवर्स इज द केस, क्रेडिट मनी होती है। ठीक है। क्रेडिट मनी में क्या होता है, जो मनी वैल्यू या जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का आप सिक्का देख लो, या आज की डेट में आप 500 रुपए का नोट देख लो। बेटा दाम क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 500 रुपए, विच इज मच ग्रेटर देन द पेपर वैल्यू। ठीक है। वैल्यू ऑफ पेपर, जिससे वो बना हुआ है, ऑफ विच इट इज मेड, आप देखोगे उससे तो कहीं ज्यादा है। यानी कमोडिटी वैल्यू या पेपर की जो वैल्यू है, पेपर वैल्यू मतलब कमोडिटी वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, उससे क्या होता है वो ज्यादा होगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर निकल के आता है, जिस केस में जो लिखा हुआ अमाउंट है वो जो जिस चीज से, जिस कमोडिटी से, चाहे वो मेटल हो चाहे वो पेपर हो, जिससे बना हुआ उससे ज्यादा होता है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। ठीक है। फुल बॉडीड मनी जिसमें दोनों ही वैल्यूज इक्वल हो जाती है। फिड्यूसरी मतलब या जहां पर एक्सेप्टेंस के लिए कोई यहां पर बाध्यता ना हो। और फिएट या लीगल टेंडर मनी हम क्यों कहते हैं, जहां पर एक्सेप्टेंस के लिए बाध्यता हो। जैसे आप बिटकॉइन की बात कर लो, बेटा बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, कुछ देशों में इलीगल है, कुछ देशों में लीगल है। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट बिटकॉइंस, ऑन द 1 अप्रैल, you must have heard about this news, 2017, Japan was the first country which made it legal tender money.
यानी जापान में लीगल टेंडर बना दिया गया था बिटकॉइंस को ऑन द 1 अप्रैल 2017। लेकिन चाइना, बांग्लादेश, इंडिया में बिटकॉइंस क्या है, बैन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में ये क्या है, ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। जापान में ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है। तो यही चीजें हैं, जिसको भी सरकार अपनी कानूनी मान्यता दे दे वो लीगल टेंडर हो जाता है। अदरवाइज वो जस्ट लाइक फिड्यूसरी है, जो कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे काम चलेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट पे उसका लेन देन होगा यहाँ पर। होप सो बेटा मैं यहाँ तक आपको चीजें बता पाया हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। अगले वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अनअकैडमी की अगर बात करें बेटा, यहाँ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 60 डेज प्रीलिम्स की जो भी तैयारी करो उनके लिए बता दूं, आपके लिए 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है 15,000 में, और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो सकती है। एक बार आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा इंग्लिश में, और बाइलिंगुअल बैचेस आर देयर, इंग्लिश में भी है और बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं। ठीक है। फ्रीडम ऑफर के अंतर्गत जो है आपको प्लस कोर्सेज पे फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, और इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करना है, या पहली बार आप करने जा रहे हो, तो उनके लिए भी बता दूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के प्लस कोर्सेज पर आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है। तो लिमिटेड ऑफर प्राइस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 साल की आपकी लगभग 50,000 रुपए की फीस पड़ रही है, 2 साल की आपकी 71,000 रुपए, या सिंपल है 71,801 है, तो 72,000 रुपए समथिंग फीस पड़ रही है 2 साल की। ठीक है। 1 साल का सिर्फ 36,000 रुपए आया, सोच लो आप। 3 साल का आपका 87,000 रुपए समथिंग यहाँ पर फीस पड़े। 3 साल आप पढ़ोगे सेम फीस में, अनलिमिटेड एक्सेस, डिफरेंट एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल, कंटेंट्स, अपडेटेड चीजें आपको, अपडेटेड बुक्स आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, प्री मेंस ऑप्शनल सबकी, और क्या चाहिए यार। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शनल कार्निवल की, तो 11 टू 18 अगस्त ये ऑप्शन आपका कार्निवल चल रहा है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज का यहाँ पर ऑफर आपको 1 साल या उससे ज्यादा के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहा है 18 अगस्त। ठीक है। यानी लास्ट डेट है। और आगे बात करें तो इफ यू आर हैविंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू लोन फैसिलिटी एज वेल अंडर 0% प्रोसेसिंग फी, 0% इंटरेस्ट, अप्रूवल इन 2 hours, नो हिडन चार्जेस, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स आर देयर। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज जो भी होते हैं, इनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। आगे बात करें कि फीस जो है काफी रिड्यूस कर दी गई है, और मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर दे रहा हूं। आपको ये कोड अप्लाई करना है, अभिनव 001 या अभिनव 10। आप ये कोड अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये प्लस डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपका सपोर्ट और प्यार मुझे मिलेगा। तो काइंडली अगर आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो मेरा डिस्काउंट कोड का आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। आगे बात करें, तमिल बैचेस भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, स्कोर बूस्टर बैचेस चल रही हैं इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें एमसीक्यू वगैरह आपको करवाए जाएंगे। 1 साल की बैचेस हैं बाइलिंगुअल और इंग्लिश में, 2 साल की भी बैचेस है बाइलिंगुअल और इंग्लिश में। हर वेंसडे को बैच हमारे यहाँ लॉन्च होती है। अनअकैडमी चुनौती पाथ फाइंडर वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें तो फ्री टेस्ट सीरीज है ये। आपको केवल मेरा कोड डालना, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जहां तक स्पेशल क्लास की बात, कल वेंसडे है, और कल हम काफी सारे टॉपिक्स को लेकर एक स्पेशल क्लास आपके सामने सुबह 11 बजे से मैं लेकर आ रहा हूं। तो जरूर से वहां आएंगे प्लेटफॉर्म पर। अगर नए हैं तो आप मेरे कोड को डाल के वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी की बात करूं तो हम डेली रात में 10 बजे ये स्पेशल क्लास कंडक्ट करते हैं। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस अभी वहां पर टॉपिक चल रहा है रात में 10 बजे। अगर आप इस बार का एग्जाम देने जा रहे हो तो एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का वेलकम है, जरूर आए। कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, और जो पुरानी चीजें वो आपकी वहां यहाँ पर रिवाइज होंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपको मेरी क्लासेस की फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी अपडेट्स हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करता हूँ, वो ये टेलीग्राम चैनल है। आप इसको जरूर से ज्वाइन कर ले, अनअकैडमी_अभिनव सिंह 001। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनसीईआरटी।